वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स और मैं हूं विवेक। और दोबारा हम अपनी बगीरा को लेके आ गए हैं। तो फाइनली आई होप आप सभी अच्छे हों। आज हम इस पे 1 साल के रिव्यू की एक डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि 1 साल मैंने भी ये गाड़ी चलाई है, दादा ने भी चलाई है, दादा के पास भी है, मेरे पास ब्राउन वाली है। सो आज दादा आपको बताएंगे कि 1 साल हमने इसे चलाया और कैसा रिव्यू है हमारा, क्या क्या बेनिफिट्स थे, क्या क्या इसमें हमें कमियां नज़र आई। तो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड तक बने रहिएगा। एंड प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो नए हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। थैंक यू। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी को 1 साल बगीरा को पूरा हो चुका था। तो मैंने सोचा कि 1 साल का ओनरशिप रिव्यू तो आना चाहिए, एटलीस्ट पता तो चले गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई और क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। तो गाइस देखिए, 1 साल का मेरा जो रिव्यू है इस गाड़ी के बारे में वो एक मिक्स्ड रिव्यू है। अगर मैं मिक्स्ड रिव्यू की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं गाड़ी में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड को इस पे काम करना चाहिए और इसको और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए पहले के मुकाबले। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो गाइस पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो रॉयल एनफील्ड ने इस गाड़ी को बनाने के बाद कॉन्सिक्यूटिवली 2 साल तक बाइक ऑफ द ईयर का अवार्ड इस गाड़ी ने जीता और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जीता, CNBC पे जीता, टाइम्स नाउ पे जीता और कार एंड बाइक्स पे भी जीता। तो डेफिनेटली गाड़ी, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि गाड़ी एज सच बहुत अच्छी R&D की गई थी, गाड़ी बहुत अच्छी बनाई गई। इंजन के मामले में गाड़ी पहले के मुकाबले अगर मैं कहूँ तो टॉर्क उतना ही है, करीब करीब पावर उतनी है, लेकिन जो डिलीवरी स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हुआ, वाइब्रेशंस कम हो गए पहले के मुकाबले, और जो ड्राइव है वो काफ़ी स्मूथ हो गई पहले के मुकाबले। लेकिन अगेन अब कहते हैं कि कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमेशा एक कीमत पे आती हैं। तो सिमिलरली जो कॉस्टिंग थी, कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली लगता है कि इसके ऊपर रॉयल एनफील्ड को कहीं ना कहीं काम करना चाहिए था। इसकी कॉस्टिंग जो है, जो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ी, वो एक कहीं ना कहीं रीज़न ज़रूर रहा यूज़र्स के बीच में डिससेटिस्फैक्शन का। कि आज गाड़ी मान लीजिए आपने, जब ये गाड़ी आई थी तो इसका जो टॉप मॉडल था वो 1,90,000 रुपये का एक शोरूम होता था। तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर अब इसका जो एक शोरूम है वो 2,20,000 2,25,000 रुपये पहुँच चुका है ऑलरेडी। 2,25 ऑलरेडी एक शोरूम पहुँच चुका है। तो गाइज़ 1-1.25 साल में इतनी तो एक आम आदमी की सैलरी भी नहीं बढ़ती है जितनी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ रही है। अब अगर अप्रेजल्स की बात करें, देखिए मैं भी एक वर्किंग क्लास आदमी हूँ, मैं विवेक, हम दोनों वी आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ पे सैलरीज भी इस फिगर्स में नहीं बढ़ती हैं जिस फिगर्स में बड़ी हैं प्राइजेस। बट हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड के साथ नहीं हुआ है, ये और भी अदर मैन्युफैक्चरर्स ने किया है। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी को लेते हुए इसमें ये नंबर्स ज़्यादा इंक्रीज़ किए, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनजस्टिफाइड थे इस बाइक के लिए। खैर, प्राइजेस तो एक अपनी जगह है। रॉयल एनफील्ड इज़ अ बाइक जो प्राइस के लिए नहीं, अपने शौक़ के लिए जानी जाती है। तो अगर आप इस बाइक की ओवरऑल लुक्स की बात करें तो मैं लुक्स में कहीं से भी इस बाइक में कोई भी कमी नहीं कह सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी में कि लुक्स के बाद इंजन परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग है, ब्रेकिंग वर्ल्ड क्लास बनाई है, सीटिंग कंफर्ट भी बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन हाँ, पिलियन का जो सीटिंग कंफर्ट था वो बहुत कम था। यहाँ पे मुझे ज़रूर लगता है कि जो ये बाइक की जो ये पिलियन सीट है, जो ये इतनी ज़्यादा छोटी बनाई है, ये थोड़ी सी और ब्रॉड होती, और ये बैकरेस्ट जो कि हमें एक्सटेंडर लगा के एक्सटेंड करना पड़ा, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट सीट ही इतनी बड़ी और कर देते तो ये बाइक का जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकता था। लेकिन यहाँ पे रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिलियन कंफर्ट को
रॉयल एनफील्ड ने इसमें ध्यान में नहीं दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम उन्होंने सुधारी थी क्लासिक नेक्स्ट जेन में। यस, क्लासिक नेक्स्ट जेन की सीट्स को ब्रॉड किया था, बड़ा किया था पहले से, और पिलियन कंफर्ट उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाया एज़ कम्पेयर टू द मीटियोर 350। अब मीटियोर 350 अपने सेगमेंट में एक बड़ी ही अनोखी बाइक थी, क्रूज़र सेगमेंट की बाइक थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको फ़ीचर रिच बनाना था। तो गाइज़ इसमें वो सारे फीचर्स ऐड किए गए जो कि आप आज भी देखें तो ना तो क्लासिक में हैं, अगर आप देखें तो स्क्रैम में भी वो फीचर्स आपको करीब करीब नहीं मिलते हैं। एक बिल्कुल ही नया मीटर क्लस्टर यहाँ पे दिखाया, तो मीटर आपने देखा हुआ है, बार बार दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबी होती है। एक नया मीटर क्लस्टर ऐड किया, और इस गाड़ी के सारे वेरिएंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्रिपर नेविगेशन दिया जो कि क्लासिक में नहीं दिया गया। अब इसको आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से नहीं दिया, या कह सकते हैं कि कंपनी के एम्बिशंस थोड़े बढ़ गए कि दे थॉट कि द बाइक कुड सेल विदाउट इट एंड दे कुड सेल इट एज एन एक्सेसरी, तो ये भी कह सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, गाड़ी का इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, टॉर्क बहुत अच्छा देती है ये, और आपको सिटी ड्राइविंग या फिर हाईवे ड्राइविंग दोनों में से किसी भी ड्राइविंग में किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो यू विल फाइंड दैट द व्हीकल परफॉर्म्स ऑप्टिमली वेल इन ऑल द कंडीशंस। इसके सिवाय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने अगर इन पे डिफ़ॉल्ट में ही काम किया होता तो शायद हमको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि इसके रियर सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसके रियर सस्पेंशन में अगर आप देखें तो इसमें मैंने नाइट्रॉक्स लगवाया है, जो इसमें इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट जो आता था वो आता था आपका कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं या सिटी में भी क्रूज़ कर रहे हैं और 50 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं तो सस्पेंशन गैस बनने की वजह से और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं राइडर अनकंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए थी, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मिस हुआ। फ्रंट सस्पेंशन से मुझे कोई इशू नहीं है, बहुत ही शानदार सस्पेंशन दिया है फ्रंट में, अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी रॉयल एनफील्ड ने नहीं रखी है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि कमी कहाँ पे रह गई। तो गाइज़ रॉयल एनफील्ड की एक जो मेजर कमी रह गई वो रह गई इसके इंजन में। अब इंजन में क्या कमी रह गई, देखिए, हालांकि आई एम अ वेरी बिग रॉयल एनफील्ड फ़ैन, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर काम थोड़ा सा और इंटेंसिवली किया जाता तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। जैसे कि रॉयल एनफील्ड ने अपना टिपिकल पुश रॉड इंजन डिसकंटिन्यू करके ये टाइमिंग चेन सिस्टम वाली ये गाड़ी लॉन्च की, लेकिन अब इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम जो रॉयल एनफील्ड एड्रेस नहीं कर पाया वो थी टैप इट एडजस्टमेंट साउंड। तो अगर आप मीटियोर या क्लासिक नेक्स्ट जेन ओनर हैं तो आप मेरी इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि गाड़ी में टैपिट साउंड्स रहती हैं। गाड़ी 50-100 किलोमीटर अगर लगातार आपने चला दी है, उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक दे के भी आप दोबारा स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में टैपिट साउंड्स आते हैं, जो कि एक 2.5 लाख रुपए के बाइक के सेगमेंट के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वर्कबल एरिया था। टैपिट्स की ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा और काम किया जा सकता था। अब जैसे अगर आप एक टिपिकल बाइक देख लीजिए, लाइक जावा ले लीजिए, पल्सर ले लीजिए फॉर दैट मैटर, उनमें भी टैपिट्स का यूज़ है, उनमें भी इस तरीके के सारे यूटिलाइजेशंस हैं। लेकिन गाइज़ अगर आप बात करें टैपिट साउंड्स की, तो मैंने शायद एवेंजर 220 भी 5 साल चलाई है, लेकिन शायद मुझे कभी टैपिट एडजस्ट नहीं कराने पड़े, जबकि आप देख सकते हैं कि तीनों सर्विसेज में मुझे टैपिट एडजस्टमेंट कराना पड़ा। तो हालांकि इससे यूज़र के ऊपर सिर्फ एक 400-450 रुपये का ख़र्चा अभी बढ़ जाता है, क्योंकि टैपिट देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप एडजस्ट करके देते हैं सर्विसेज में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये फ्री सर्विसेज नहीं रहेंगी तब डेफिनेटली यूज़र की जेब पे खर्चा टैपिट का ज़रूर आएगा। उसके सिवाय एक और चीज़ जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत अच्छी बनाई रॉयल एनफील्ड ने, वो था इसकी हैंडल और ग्रिप्स। हैंडल और ग्रिप्स इस गाड़ी के इतने ज़्यादा कंफर्टेबल थे गाइस कि
इसको ड्राइव करने के बाद आपके हाथों में दर्द, वाइब्रेशंस, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन वहीं पे एक चीज़ है जो और बड़ा ड्रॉबैक था गाड़ी का, जिसके ऊपर मैं अभी भी वर्कआउट कर रहा हूँ और 4-5 बार कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी फेल हो रहा है बार बार। कोशिश जारी है कि जल्दी कुछ हो। वो है इसका जो फ्रंट मडगार्ड है, अगर ये मडगार्ड इतना सा ही बड़ा और दे दिया जाता और ये यहाँ से इस तरीके से आ जाता, तो कहीं ना कहीं ये जो मड बरसात के मौसम में गाड़ी आपको पूरा नहला देती है कीचड़ में, मिट्टी में, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकती थी। और ये बेनिफिट मिला है क्लासिक 350 के ओनर्स को कि क्लासिक 350 में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें मडगार्ड जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट रॉयल एनफील्ड मीटियोर के लिए दे सकती थी। इसके बाद आइए बात करते हैं माइलेज की। तो गाइस, माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी मुझे सिटी में 35 के आसपास माइलेज देती है। मैं बहुत ज़्यादा रेव करके या बहुत हार्श एक्सेलरेशन, हार्श ब्रेकिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। फ्यूल एडिटिव्स डाल के गाड़ी को चलाता हूँ, तो ये गाड़ी मुझे तकरीबन 35 के आसपास शहर में माइलेज देती है। और अगर मैं हाईवे पे जाता हूँ, 70-80 पे क्रूज़ करता रहता हूँ नॉन स्टॉप, तो ये गाड़ी मुझे 40 तक का भी माइलेज देती है। 40 के बाद कोई भी गाड़ी आपको माइलेज नहीं देगी। 40 के बाद माइलेज का मतलब ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप 40 की स्पीड तक चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको माइलेज 80 तक ही चल रहे हैं हाईवे पे, और शहर में चल रहे हैं 50-60 विदाउट हार्श एक्सेलरेशंस एंड हार्श ब्रेकिंग्स, तो ये गाड़ी आपको 35-36 का माइलेज देगी, विच इज़ अ डिसेंट नंबर। उसके बाद एक आखिरी चीज़ जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे करानी पड़ी, क्योंकि शायद ये हो सकता है थोड़ा बहुत कॉस्टिंग में। हालांकि देखिए, अगर मुझे एज एन एवरेज यूज़र वो कॉस्ट 500-600 रुपये पड़ती है, तो रॉयल एनफील्ड इस कॉस्ट को बहुत कम कर सकता था अगर वो एक मास लेवल पे जाता। जैसे कि गाड़ी में पूरा एलईडी सेटअप दिया, मीटर एलईडी था, ब्रेक लाइट एलईडी थी, तो उसी तरीके से अगर इंडिकेटर में आप बल्ब भी एलईडी डाल देते तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपको। क्योंकि अब मैंने 4 बल्ब डलाए तो मुझे 600 रुपये की ज़रूर पड़े, लेकिन अगर वहीं पे आप इस कॉस्ट को निगेट करते तो ये शायद कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती और यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है कि इस गाड़ी की तारीफ़ के काबिल है, वो है इसकी रिलायबिलिटी। 1 साल में तकरीबन 5200-5300 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, लेकिन गाड़ी ने कभी भी मुझे किसी भी एंड पे निराश नहीं किया है कि मुझे ऐसा लगा हो कि इसमें पावर कम पड़ गई है, या मुझे ऐसा लगा हो कि इसमें टॉर्क कम पड़ गया है, या मुझे ऐसा लगा हो कि आज ये गाड़ी स्ट्रैंड कर गई मुझे हाईवे पे। मेरे पास 5 साल की वारंटी है इस गाड़ी पे, 5 साल का RSA भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की। लेकिन मुझे बिल्कुल कहीं पे भी ये नहीं लगा कि मुझे इस गाड़ी के साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। तो अगर आप एक नए यूज़र हैं और गाड़ी लेना चाहते हैं, और अगर आपकी ये फर्स्ट रॉयल एनफील्ड बाइक है, तो गाइज़ मैं आपसे बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप इसको बिंदास खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। टॉप एंड मॉडल लीजिएगा, कोशिश कीजिए सुपरनोवा। इसमें आपको थोड़े से एस्थेटिक्स लुक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लाइक ये क्रोम बैजिंग्स मिल जाती हैं, क्रोम का काम काफ़ी मिल जाता है। तो इसकी वजह से आपको ये फीचर, ये जो बाइक है, ये बहुत दिन तक नया फील कराती रहेगी। रेस्ट ये था एक मेरा मिक्स रिव्यू ऑफ द बाइक की। अगर मैं बात करूं ऑफ रोड एंड ऑन रोड प्रेजेंस की, तो बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने गाड़ी को देखने के बाद मुझसे प्राइस पूछा है, भैया ये कितने की है, क्या प्राइस में आ रही है। एंड डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको एक वाव गुड फील फैक्टर कराता है कि आपकी गाड़ी को अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग मार्केट में। तो ये था एक मिक्स रिव्यू मेरा अबाउट द रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 आफ्टर राइडिंग इट फॉर 1 ईयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हाँ आप कोई भी बाइंग टिप्स चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। कोशिश करूँगा कि आप लोग के कमेंट्स को भी ज़रूर रिप्लाई कर दूँ, आपकी बाइंग टिप्स में भी आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करूँ। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।